जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट एग्जीक्यूटर एंड एग्जीक्यूटरी, 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं या नहीं चाहिए होते? कहां लिखा हुआ है? पढ़ा होगा आर्टिकल 17 कानून शहादत लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है देयर हैज टू बी एटलीस्ट 2 विटनेसेस और 1 मैन एंड 2 वुमेन, या 4 औरतें, आपने वो पढ़ा होगा। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ओरल और रिटन एंड इट कैन बी इंप्लाइड। व्हाट इज इंप्लाइड? कोड ऑफ कंडक्ट। आपने गाड़ी रोकी, बंदा आया, पानी फेंका, शीशा साफ करना शुरू कर दिया, आपने उसको रोका नहीं, ये इंप्लाइड है। मार्ट का भी मिसाल देते हैं, आप गए सामान उठाया, सामान उठा लिया, ये इंप्लाइड है। क्या है ये? इंप्लाइड। क्लियर हुए नहीं हुए? और एक होता है कॉजी या कोजाई, व्हाटएवर यू कॉल इट। कॉजी कोजाई का मतलब क्या है, पहले ये बताइए। बेसिकली कॉसीज आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। इस अल्फाज का मतलब बताइए। कॉसी मींस उससे थोड़ा हटके, जिस तरह जुडिशियल होता है, हाफ उसका हाफ, जुडिशियल कॉसी जुडिशियल, वेरी नियर, लाइक बट डिफरेंट। वैसा बिल्कुल दिखता है पर होता नहीं। ये सुन, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ, मैं कह रहा हूं कॉजी होता है कि जो लग रहा होता है वैसा है पर वैसा है नहीं। ये कॉजी की असल डेफिनेशन। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, जरा सुनिएगा। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है आपको क्लियर होगा। घर पे पार्टी चल रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं, ईद पार्टी चल रही है, सारे खानदान वाले आए। मेरे सामने वालों ने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर किए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। वो घर की घंटी बजी, पिज्जा आ गए, मैंने पिज्जा पकड़ के अंदर ले गया और हम खा गए। ठीक है, पेमेंट भी ऑनलाइन हुई थी, मजे की बात, पेमेंट भी नहीं मांगी उसने, हम खा गए। क्या मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके साथ? Am I liable to pay? I am liable to pay under quasi contract. जब आपने रिसीव किया तब लायबिलिटी आप Yes, liability मेरी वहां पर खड़ी हो गई। अब मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। I cannot say that I cannot sign contract with you. Why should I pay you? I need to pay him because I had the option of saying no, but I did not. इसी तरीके से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड, बताने की जरूरत है। एक होता है वॉइड अग्रीमेंट और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर वॉइड एग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाद में। एक्सीलेंट। एक ऐसा अग्रीमेंट जब आप करें वो शुरू से ही वॉइड हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनता नहीं है। दैट इज बेसिकली वॉइड एग्रीमेंट। मिसाल देता हूं, मैं आपके पास आया, आप ड्रग सप्लायर हैं, मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए और आपसे ड्रग ले ली, ये वॉइड एग्रीमेंट है, ये वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पाकिस्तान, मैं इंपोर्टर, मैंने इंडिया से माल मंगवा लिया, पाकिस्तान इंडिया इज वेरी गुड रिलेशनशिप, एकदम जंग शुरू हो गई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। व्हेन द इन्फोर्सिबिलिटी बिकम्स इम्पॉसिबल इन द फ्यूचर, इट बिकम्स, इसकी मिसाल अमूमन घोड़े की देते हैं। आपकी किताबों में जो मिसाल है ना, मेडिसिन घोड़े की देते हैं। घोड़े, वो घोड़ा मर गया, पढ़ी होगी आपने, घोड़ा खरीदा, घोड़ा मर गया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कहते हैं कि उसका कॉन्ट्रैक्ट चल गया लेकिन उसे पता नहीं था, पता नहीं घोड़ा मर गया। यस। एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि एब इनिशियो वॉइड हो, मतलब जो परफॉर्म नहीं हो सकता हो, जो इन्फोर्स नहीं हो सकता, नॉट इन्फोर्सेबल, वो वॉइड एग्रीमेंट।
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया था या नहीं बता दिया था? बता दें। इल्लीगल एग्रीमेंट नाम से ही दायर ऑब्जेक्ट इल्लीगल होगा। अनइंफोर्सेबल भी होते हैं, जैसे अभी एक मिसाल दी। अनइंफोर्सेबल एग्रीमेंट वो वाले होते हैं जो कि इन्फोर्स हो नहीं सकते। इसकी मल्टीपल मिसालें आपको बुक से मिल जाएंगी। इसकी बेहतरीन मिसाल ये कि आप एक घोड़ा खरीद रहे हैं, राइट, और घोड़ा मर गया है। अब दिस एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स, राइट। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। दो किस्म के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्जीक्यूटरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, बताइए। Executed means contract was done, sir. यस, Executed means is to remain active. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो वाला होता है जहां पर दोनों साइड की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है। जहां पर किसी एक साइड की परफॉर्मेंस रह जाए या दोनों साइड की परफॉर्मेंस फ्यूचर पे हो तो वो एग्जीक्यूटरी बन जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ? तो आपके अमूमन पेपर में जो सवाल आते हैं ना, वो कुछ ऐसे ही आते हैं। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बता दीजिए, वॉइडेबल क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटरी क्या होता है। इससे रिलेटेड आपके कोर्स में सारे सवाल आते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? ये नहीं हुआ? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं चीजों को थोड़ा टेक्निकल करूंगा। मैं स्लाइड्स आपको भेजता रहूंगा, आप स्लाइड्स को देखते रहिएगा। सर, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बताया, जिसमें उसका घोड़े की डेथ हो जाती है और उसको एनफोर्स किसी दूसरी अल्टरनेट रेमेडी नहीं होती। आपका नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर। थैंक यू। आपका नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो खत्म होके नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक नई एडिशनल ऑफर आ जाएगी। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड ऑफर टू सेल? ये भी बहुत पूछते हैं। तो गुड्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है। हाँ, क्या होता है? Offer Sell. sell future में होती है ना, और sell at the time of offer sell future में होती है और sell at the time of contract होती है। Section number 4 of sales of goods। ऑफर टू सेल होता क्या है? आपको मैं भेज दूंगा। फ्यूचर सेल Yes, it's basically, in other words, it's a proposal. Proposal. Clear हुआ? ये एक proposal होता है। अच्छा, दूसरा बताइए। मैं छोटी छोटी चीजें भी आपसे पूछूंगा ताकि वो बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो, उसके बाद फिर मैं एक और क्लास लूंगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक और क्लास में बाद में वो रख लूंगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, बेलमेंट क्या होता है? So delivery of goods for a specific purpose after accomplishing the specific purpose, bailor return the goods to the Sir, bailor. movable delivery of the goods for some specific purpose अच्छा, to the daily. बेलमेंट क्या होता है जरा समझिएगा। ये मोबाइल है, आप बाइक चला रहे हैं, अब समझना जरा, आप बाइक चला रहे हैं। असल में मुझे, मैं रोड पे जब चलता हूँ ना तो मुझे चीजें जरा नजर आती है, तो मुझे कंसेप्ट नजर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। पीछे मेरे एक बंदा बैठा हुआ है, मैं बाइक चला रहा हूँ, वो कहता है यार उज़ैर मेरी जेबें खराब है, मैं तेरे जेब में अपना मोबाइल रख रहा हूँ। यस, तेरी जेब सिक्योर्ड है। वो मेरी जेब में मोबाइल रख देता है, मैं बाइक चला रहा हूँ, वो पीछे बैठा हुआ है, मैंने बाइक रोकी, उसको उतारा, मैं मोबाइल लेकर उसका घर चला गया। उसने मोबाइल मेरे पास क्यों रखवाया था? अमानत के तौर पर रखवाया था या नहीं रखवाया था? यस। Security. क्या मैं उस पर खयानत करूं? नहीं। तो मेरा काम क्या है? मैं उसको वापस करूं। यस, ये होता है बेलमेंट। When any product is given to you for some purpose, and once the purpose has been accomplished, you have to dispose that product in the manner as directed by the person who has given you that product. अगर उसने कहा इसको कचरे में डाल दो तो आप कचरे में डाल दो, उसने कहा इसको बेच के पैसे दे दो तो बेच के पैसे दे दो, उसने कहा मुझे वापस कर दो तो उसको वापस कर दो। तो यहां पर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है बेलर, दूसरा होता है बेली। कंफ्यूजन होता है कभी तुम्हें? ये बेलर बेली कौन है, वेंडर वेंडी कौन है? होता है?
होता था अभी। अब तो नहीं होता ना, अभी। बस सही है। कहां पर बेलमेंट का कंसेप्ट, बेलर कौन होता है? बेलर प्रोडक्ट देने वाला, बेली प्रोडक्ट लेने वाला। कहां पर आपको प्रैक्टिकली, नॉट प्रैक्टिकली, सॉरी, कहां पर आपको लीगली इन योर प्रोफेशन आपको एक कंसेप्ट नजर आता है? 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या? 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं रेगुलर प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। वकील ऑफ पीस नंबर पर जस्टिस ऑफ पीस, वकील की फीस सर। वकील की फीस, वकील की फीस। अच्छा, Submission of surety। सबमिशन ऑफ, वेरी गुड। ये कौन था? एक्सीलेंट। सबमिशन ऑफ श्योरिटी कैसे? क्योंकि जब हम कोर्ट को देते हैं, बामानत देते हैं, और जब रिटर्न में वापस लेते हैं, तो जब काम फाइनलाइज हो जाता है, जजमेंट हो जाती है, आइदर जो भी हो जाता है, लेकिन श्योरिटी हमें रिटर्न वापस मिलती है सेम कंडीशन में। Excellent, excellent. In the principle of surety, you will see the principle of bailment. इसी तरीके से जब आप, जो आपका केस चलते हैं ना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे, वो अमानत में खयानत होता है, सही है? वो अमानत में खयानत होती है जो आप करते हैं, इसी वजह से आपके ऊपर केस फाइल होता है। दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ बेलमेंट। सर इसको भी इतना ही रखते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने जनरली अगर कोई सवाल करना है या मुझसे, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं जुडिशरी का, तो मैं बता देता हूँ आपको। एक और मैं आपका सेशन सर अगर याद देते हैं आप 3 कॉन्ट्रैक्ट सेशन कर लीजिए। हाँ, 3 कॉन्ट्रैक्ट के कर लूंगा। एक मैं निगोशिएबल का बेसिकली करूंगा आपके साथ, निगोशिएबल का जरूर करूंगा, क्योंकि निगोशिएबल में आपको पता है ना कितने किस्म के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं? 3 होते हैं, 3 लिखे हुए, 3 लिखे हुए होते कितने? एक ही होता है ज्यादा। 3 लिखे हुए होते कितने? लातादाद। कैसे? अगर जो भी इंग्रेडिएंट इन 3 के अंदर हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर वो 3 इंग्रेडिएंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर वो इंग्रेडिएंट पाए जाएंगे तो वो निगोशिएबल कहलाएगा। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से लेक्चर दूंगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल है, ड्रॉई, पे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसको अलग दूंगा। वैसे मैं ये वाली बात आपसे बोलूंगा कि आपका जो पेपर है सर ज्यादा बेहतर बताएंगे एकेडमिक वाइज, क्योंकि आपकी बात शायद वो प्रैक्टिस लगा दी, तो मेरे ख्याल से जजमेंट राइटिंग भी देगी मेरे ख्याल से। हो सकता है जजमेंट राइटिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि 2 इयर्स की प्रैक्टिस है। और ये जजमेंट राइटिंग के अलावा जो क्राइटेरिया पूरा चेंज कर दिया है ना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का इस वक्त, तो इस वजह से सिविल लॉ भी दे सकते हैं ज़्यादा रिगार्डिंग द जजमेंट राइटिंग, सिविल से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, इत्तेफाक से मैं पढ़ाता कॉन्ट्रैक्ट हूँ, और मतलब मैं तकरीबन ये समझें कि 2012 में आई वॉज विजिटिंग फैकल्टी मेंबर ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो है अलहम्द अकेडमी चार्ट अकाउंटेंसी, मैं सीएस को पढ़ाता था, साथ में वकालत करता था। 2016 में मैं जुडिशरी में आ गया। 2019 में मैं लंदन गया था, वहाँ से मैं बार करके आ गया। आई हैव बैकग्राउंड ऑफ चार्ट अकाउंटेंसी प्लस सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी प्लस MPhil, MBA फाइनेंस ऑल्सो एंड MPhil ऑल्सो प्लस PhD स्कॉलर। तो मैंने ये मल्टीपल चीज़ें जो है ना फाइनेंस से रिलेटेड अपनी बहुत ज़्यादा करी, तो मेरी प्रैक्टिस भी टिल्टेड टूवर्ड्स मोर फाइनेंशियल क्राइम्स ही है, राइट? फाइनेंशियल क्राइम भी है, दो थोड़ा सब एरिया में थोड़ी नॉलेज है। एक आपको टिप दूंगा इंटरव्यू की, इंशाल्लाह ताला आप इंटरव्यू तक आ जाएं सबके सब, इंशाल्लाह ताला। एक टिप दे देता हूँ सर इंटरव्यू क्या बताएगी?
दूसरे इंटरव्यू में काम आ जाएगा। अगर आपसे पूछें कि मैं आपसे पूछता हूँ, चलो किसी एक से पूछता हूँ, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है? क्रिमिनल लॉ सर, फैमिली लॉ। बस आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है? शाबाश, आपने ये वाली बात बोलनी है और उसने आपकी बजा देनी है। हालांकि मुझसे पूछा था, मैंने कहा था दोनों, मैंने कहा कुछ यहाँ से पूछ लेगा कुछ इस तरफ से। मुझसे पूछा था नहीं, मैं बताऊं, मुझसे जब पूछा था तो मैंने कहा था सर मुझे थोड़ा सब आता है, बाकी कुछ नहीं आता। हकीकत बता रहा हूं, मैं कहा थोड़ा आता है सर, थोड़ा सिविल, थोड़ा क्रिमिनल, थोड़ा फैमिली, थोड़ा आता है। आप उसको ये जाहिर देखें, आपके सामने जो बैठे ना खापड़ा बैठे हुए, हाँ हकीकत है, सही बात है। इंटरव्यू लेने के लिए माय बाप है ना वो, तो आपने उनके सामने अगर बन गए ना हीरो, तो आपको करेंगे हीरो। तो आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। कुछ तो फिर बताना होगा ऐसे। नहीं, आपने देखें, आपसे वो पूछेंगे ना, आपने ये वाली बात बोलनी है, आई नो समथिंग अबाउट क्रिमिनल लॉ, समथिंग अबाउट सिविल लॉ, समथिंग अबाउट फैमिली लॉ, ठीक है? हाँ, बस जनरल मेरी प्रैक्टिस है, एंड आई विल परफॉर्म माय बेस्ट व्हाइल आई एम ऑन सीट, एंड आई लर्न थ्रू टाइम। आपने ये नहीं शो करना यूर एक्सपर्ट, ये याद रखना, बी सबमिसिव। ये इंटरव्यू थोड़ा अलग है, ये इंटरव्यू थोड़ा मेरा 15 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था, मुझे आज तक याद है। ये इंटरव्यू थोड़ा सा अलग है, ये इंटरव्यू आपका प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी का एक इंटरव्यू है, ये थोड़ा सा अलग इंटरव्यू होगा। एक और जबरदस्त टिप दूंगा, आप सुनिए, वो किस्मत वाला होता है जिसका लेट नंबर आता है, सही बात है। वो किस्मत वाला है। अगर आपका इंटरव्यू में नंबर आ रहा है ना 70 नंबर है, आप किस्मत वाले हैं। क्यों नहीं? आप हर रोज सुबह जाएंगे, सवाल पूछेंगे, जो एक कैंडिडेट बाहर निकलेगा उससे सवाल पूछेंगे, वो सवाल लिखेंगे, सर फिर भी वही होता है। नहीं बताते हमने भी निकाले थे सर, मैंने 40 सवाल निकाले थे, 40 में से कोई 3800 वही पूछे थे उसने, वो मुझे पहले से जवाब आते थे। हमने एक से ही पूछा, नहीं बताया, गए नहीं दोबारा। जिसका नंबर पीछे होता ये आप लकी होते हैं अगर आपका नंबर पीछे आ जाए ना, तो आप हल गए। रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है ना कि रिटर्न में आपके कितने नंबर्स आए हैं, उसके ऊपर वाइज सीरीज लगती है या अल्फाबेटिकल लेटर्स। अच्छा, इसमें देखें, एक 2015 की बैच के जज साहब हैं, कलीमुल्लाह कलवड़ साहब, जी, वो सीनियर सिविल जज हैं साउथ में। वो ऑब्जेक्टिव में भी टॉपर थे, रिटर्न में भी टॉपर थे, फिर जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद भी टॉपर थे। और हमारी बैच में कुछ नाम में नहीं लूंगा, हमारे नाराज न हो जाए, कुछ जज साहब ऐसे थे जो रिटर्न में टॉपर थे, एमसीक्यू में भी टॉपर, और बैच में लास्ट नंबर पे आ गए। अच्छा, कुछ ऐसे थे बीच वाले जो शुरू में आ गए। नहीं, एक्चुअली को इंटरव्यू का नाम कैसे आता है, मतलब वो पैनल डिसाइड करता है आपकी मार्किंग के हिसाब से। हालांकि वो दीदार तो होना ये चाहिए, जैसे सीसीएस में होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव, रिटन और इंटरव्यू तीनों की मार्क क्यूमुलेट होनी चाहिए ना। यहाँ पे ऐसे भी हमने देखे 50 मार्कों वाले भी शुरू वाले नंबर में वैल्यू नहीं देते। एमसीक्यू या रिटन दोनों प्रोमोटिंग स्टेप्स होते हैं, ज्यादा सर बताएंगे आप। पहले एमसीक्यू था आपका, बोलो सभी पास कर लो। सर आपके टाइम में जस्ट रिटन ही था नहीं, पहले हमारा एमसीक्यू बेस था, एनटीएस होता था, क्या होता था सर? नहीं, ऑब्जेक्टिव होता, एनटीएस होता था, अभी आईबी लेती थी। हमारे टाइम पे एनटीएस लेती थी। अच्छा, ये 2007 से पहले ऑब्जेक्टिव नहीं होता था। फिर जब जफर शेरवानी साहब और शाहिद शफीक साहब हाई कोर्ट में रहे थे, उसके बाद शुरू हुआ था ऑब्जेक्टिव। उससे पहले जो होता था, अच्छा इससे पहले तो 90s से पहले तो रिटन भी नहीं हुआ करता था, ठीक है, सिर्फ इंटरव्यू। फिर आया 90s के दौरान रिटन, एमसीक्यू से आया ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट 2007 के बाद। तो रिटन होगा, उसमें आपसे थोड़ा बहुत लॉ पूछेंगे, मैथमेटिक्स पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत आसान सा पेपर होता है मैथमेटिक्स। यस, मुझे याद है, मेरे उसमें पता नहीं कितने थे यार, 70 से तो ऊपर ही थे, 80 समथिंग थे। अपना बहुत आसान पेपर था वो, आपने टिक टिक मारना होता है,
लकी तो कहीं नहीं मेहनत की बात हो थी। गई कि गोल होते हैं वही भरने बस जो नहीं है उस पे कलमा पढ़ के आप कर दो। यही तरीके है ना, या बराबर वाले से पूछ ले। कोई नहीं बताता बराबर वाले का अब बराबर वाले को अगर नहीं आता हो तो आंसर शीट क्वेश्चन अलग से होते हैं, बराबर वाले का फायदा ही नहीं है। है। ABCD वाला से नहीं तो कुछ भी कर लीजिएगा जो, तो पहला तो पेपर पास हो जाता है, दूसरा पेपर अब की बार हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज करें, वरना LLB थर्ड ईयर का पेपर होता है दूसरा पेपर, जो दूसरा वाला पेपर होता है LLB थर्ड ईयर की तरह। 50 ईयर का ही दे दे आगे हाँ वो नहीं पहले 3 साल का होता था ना, सॉरी हाँ 5 साल के LLB 5th ईयर का पेपर, उसमें सारे